हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है सीबीएसई ने सैम्पल पेपर्स को लॉन्च कर दिए हैं फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। सैम्पल पेपर आपको फेमिलियर बनाता है एग्जाम के पैटर्न से, जिससे कि आप अच्छे से सॉल्व करके अपने एग्जाम की तैयारी को एक अच्छा मोड़ दे सकते हैं। तो ये वीडियो होने वाला है साइंस के सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस के ऊपर। ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। पहले पार्ट में सेक्शन ए और सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और दूसरे पार्ट में सेक्शन डी और सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने से पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वो बहुत मेन पार्ट होता है आपके क्वेश्चन पेपर का। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इंस्ट्रक्शन जो होता है वो बहुत ही मेन पार्ट होता है आपके क्वेश्चन पेपर का, जिसे पढ़ना ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे मैं बहुत अच्छे से समझा दे रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में कोई डिफिकल्टी ना हो। तो जैसे कि आपको पता ही है कि साइंस का पेपर होने वाला है, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आने वाले हैं। फुल मार्क्स आपका 80 है और टाइम आपको अलॉटेड है 3 आवर्स। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन ये है कि हमारा सारा क्वेश्चन कंपलसरी है, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, बट आपको इसमें कुछ अप्रॉक्सीमेटली 33% क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस भी है, यानी और वाला क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आपको वो नहीं आ रहा तो आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। सेक्शन ए जो है वो MCQs और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होंगे, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेंगे। ओके, सेक्शन बी जो होने वाला है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। 6 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें, जिसमें कि 2 मार्क्स ईच होगा, यानी हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। ठीक है, सेक्शन सी जो होगा वो होगा 7 शॉर्ट आंसर्स टाइप। 7 क्वेश्चंस है, वो भी शॉर्ट आंसर है, तो लेकिन उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 3 मार्क्स ईच, राइट। उसके बाद हम लोग के पास है सेक्शन डी, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है और कैरी करते हैं 5 मार्क्स। देखो, ये मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको अपना लैंग्वेज मतलब वर्ड्स जो है वो डिफाइन कर लेना है, कि जैसे मार्क्स होंगे उस हिसाब से आप अपना वर्ड लिमिट डिसाइड करोगे, राइट। सेक्शन ई जो है एक न्यू सेक्शन ऐड किया गया है। इस सेक्शन में केस बेस्ड स्टडीज, पासेज बेस्ड स्टडीज, इंटीग्रेटेड यूनिट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस डाले जाएंगे, जो कि 4 मार्क्स ईच होगा और उसमें कुछ सब पार्ट्स होंगे, जैसे ए बी सी, उसके सब पार्ट्स होंगे। 1 to 3 मार्क्स कुछ भी उसमें हो सकता है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा क्वेश्चन किस मार्क्स के लिए है और अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे। चलिए, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट साइड्स हमेशा बैलेंस करना पड़ता है। तो ये है इसका रिएक्टेंट और ये है इसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो पीबी नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट जब डिकम्पोज कर रहा है, डिकम्पोज यानी कि हीट के प्रेजेंस में, यहाँ पे हीट का साइन नहीं है, लेकिन ये हीट के प्रेजेंस में जब ये डिकम्पोज करता है, ये जब डिकम्पोज करता है, हीट का साइन सॉलिड ट्रायंगल होता है, जब डिकम्पोज कर रहा है तो ये बन रहा है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। अब हम लोग को इंडिविजुअल एटम्स को बैलेंस करना है। तो पहला है पीबी, पीबी लेड नाइट्रेट गिव्स PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को चेक करना है एटम्स का एटम्स बैलेंस है कि नहीं। तो लेड एक, नाइट्रोजन इंडिविजुअल एटम्स का देखना। नाइट्रोजन 2 है क्योंकि ये ब्रैकेट्स के अंदर है, तो ये 2 है। ऑक्सीजन 3 है और ब्रैकेट्स में है 2 के अंदर, तो ये क्या हो गया, 3 × 2 6 हो गया, ये 6 हो गया। पीबी यहाँ पे 1 है, तो ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में बैलेंस है। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। तो टोटल ऑक्सीजन, इन टोटल ऑक्सीजन कितने हुए, 5 ऑक्सीजन हुए। ऑक्सीजन टोटल 5 हुए। यहाँ पे अब हम लोग को चेक करना है किस एटम्स को बैलेंस करना है। तो पीबी बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसके सामने 2 लगा देंगे। अब रूल क्या कहता है कि किसी अगर बैलेंस करना है तो हम लोग हमेशा न्यूमेरल्स कंपाउंड के पहले लिखते हैं, ना कि बाद में। हम लोग ऐसा कभी भी नहीं कर सकते कि नाइट्रोजन के पीछे 2 लगा देंगे। दूसरा चीज़ कि ये 2 लगाने के बाद पूरे कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है, मतलब इससे नाइट्रोजन तो 2 हो गया और ऑक्सीजन के लिए भी है एप्लीकेबल है, और ऑक्सीजन को ये इंटू करके 4 बना दे रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन 2 हो गया और यहाँ पर भी 2, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन इससे क्या गड़बड़ हो रहा है, ऑक्सीजन फिर से डिसबैलेंस हो गया। कैसे, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 था, ऑक्सीजन इस 2 के आने की वजह से 1 + 4 + 2, तो टोटल हो गया आपका 7, ठीक है। ये 4 हो गया, अब ये ऑक्सीजन 4 हो गया, +2 6 और ऑक्सीजन अब हो गया
टोटल 7। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो जब प्रोडक्ट साइड बैलेंस नहीं हो रहा है तो हम लोग शिफ्ट कर जाते हैं फिर रिएक्टेंट साइड। अब हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड पे पीबी के सामने 2 लगा देंगे। 2 लगा के देखेंगे। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सबसे लोएस्ट नंबर को ट्राई करते हैं। 1 तो ट्राई नहीं करेंगे वरना सेम ही रह जाएगा। 2 सबसे लोएस्ट नंबर है, हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि 2 से ही हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन बनाना। 2 हो गया, तो अब क्या हो गया, पीबी 2 हो गया। नाइट्रोजन के लिए भी एप्लीकेबल हो गया, तो 2 ऑलरेडी ब्रैकेट्स में 2 में था, 2 इंटू 2 क्या हो गया, ये 4 हो गया। और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, ये 6 था, 3 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 6 इंटू 2 12। ठीक है, अब इस साइड का हम लोग को चेक करना है। यहाँ पे 7 ही ऑक्सीजन है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हो गया। नेक्स्ट हम लोग कौन सा नंबर यूज़ करेंगे, 4। ट्राई करते हैं कि इवन नंबर्स को ही हम लोग ले, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। अब इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक और चीज़, पीबी को हम लोग 2 यहाँ पे लगाया है रिएक्टेंट साइड, तो प्रोडक्ट साइड भी पीबी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे। ठीक है, पीबी अब क्या हो गया, पीबी 2 हो गया। ऑक्सीजन इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी न्यूमेरल पूरे कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होता है, तो ये यहाँ पे 2 हो गया। 4, नाइट्रोजन 4 है, यहाँ पर भी 4 है। ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 हो गए। 4 इंटू 2 8 हो गए, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो अब अगर हम लोग चेक करें तो पीबी 2 है, ऑक्सीजन इन टोटल है 12, 8 + 2 + 2, तो ये 12 हो गया, और नाइट्रोजन है 4। तो अगर हम लोग चेक करें तो पीबी 2, यहाँ पर भी 2, नाइट्रोजन 4, यहाँ पर भी 4 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 12 और यहाँ पर भी 12। ठीक है, तो इसका बैलेंसिंग, तो अगर अब क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई पी, क्यू एंड आर, तो P2 हो जाएगा, P2 हो जाएगा। नेक्स्ट ये Q हो जाएगा आपका 2 और R हो जाएगा आपका 4, तो 2 2 4, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वी स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये एक मैच द फॉलोइंग है, इसे हम लोग 1 by 1 चेक करते हैं ऑप्शंस इसके। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अ मेटल दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन बनाते हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स, तो ये हो जाएगा इसका 3। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन फॉर अ बेटर क्लैरिटी, तो ये हो गया 3। ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया। अ मेटल विच मेल्ट्स ऑन व्हेन केप्ट ऑन आवर पाम, तो पाम में अगर किसी मेटल को रखते हो तो वो मेल्ट हो जाता है, तो वो कौन है, ये है गैलियम। क्यों ऐसा, क्योंकि गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है, तो हमारे पाम में सिंपली अगर हम लोग अपने पाम में भी रखते हैं गैलियम मेटल को तो वो मेल्ट कर जाता है, बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मैं इसका रीजंस साइड में लिख दे रही हूँ, बिकॉज it has a very low melting point। ठीक है, नेक्स्ट, अ मेटल दैट रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड, तो होता क्या है कि नाइट्रिक एसिड बाकी मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन नाइट्रेट सॉल्ट्स नहीं बन पाते हैं। 2 ऐसे मेटल्स हैं जो सिर्फ नाइट्रेट सॉल्ट्स बनाते हैं, वो है मैंगनीज और मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ, मैग्नीशियम and manganese forms nitrate salts when reacts with concentrated HNO3, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन, अ मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में ऑलरेडी पढ़े हैं, इलेक्ट्रो रिएक्टिविटी सीरीज सॉरी, तो उसमें क्या देखा गया है कि हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन से मेटल्स आते हैं, तो ये आ गया है कॉपर, देन वी हैव मरकरी, उसके बाद हमारे पास सिल्वर आ जाता है, फिर गोल्ड आ जाता है, एंड लास्टली वी हैव प्लैटिनम। तो इलेक्ट्रो रिएक्टिविटी सीरीज कहता क्या है कि हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल्स या एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते,
इलेक्ट्रोरिएक्टिविटी सीरीज ये कहता है कि मेटल्स जैसे जैसे नीचे जाते रहते हैं वो ऊपर के मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। डिस्प्लेस यानी कि उसके जगह से उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो Au क्या हो गया, Au क्या हो गया, हाइड्रोजन के नीचे आ गया, तो ये मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें Au प्लस HCl गिव्स, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि गोल्ड हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है क्योंकि वो हाइड्रोजन के नीचे आता है। बट अगर हम लोग यही चीज़ मैग्नीशियम के साथ करते हैं HCl, तो ये बन जाता MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोजन के ऊपर आता है इन इलेक्ट्रो रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, इसका रीज़न हो गया बिकॉज इट कम्स अंडर हाइड्रोजन in electroreactivity series. That's it. Next we switch to this question. Okay, ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस पे। तो अब कंडीशन क्या दिया गया है यहाँ पे कि बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब को नहीं जलाना है, बल्ब नहीं जल पा रहा है। तो ऐसा कौन सा सोल्यूशन रहा होगा इसमें कि बल्ब नहीं जल पा रहा है। तो अगर हम लोग ऑप्शंस देखें HNO3, H2SO4, अल्कोहल, दिस इज इथानॉल एंड CO2 इन वाटर। तो वन बाय वन हम लोग चेक करते हैं। ये तो आई थिंक पता होगा, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन है, HCl है, H2SO4 है एंड HNO3 है। ये 3 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जब भी डिसोशिएट करते हैं तो पूरी तरह से करते हैं, तो वो क्या होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो सकते हैं। नेगेटिव आयंस फिर इन टर्न इलेक्ट्रॉन जैसा बिहेव करते हैं और फिर करंट को फॉर्म करते हैं, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरह से फॉर्म करते हैं। तो अब क्या है हमारे पास ऑप्शन, HNO3, H2SO4, CO इन वाटर, इसे हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं, और एक है हमारे पास इथानॉल। तो इथानॉल तो डिसोशिएट नहीं करेगा, ये एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंसेस विच कैन गेट डिसोशिएटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो टर्म है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रो मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी, और लाइट वर्ड आया है लाइसिस से, यानी कि ब्रेक डाउन, तोड़ देना। तो ये टूटेगा H प्लस आयंस में और NO3 माइनस नाइट्रेट आयंस। ये हो जाएगा 2H प्लस, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है तो 2 मोलर यहाँ पे बनेंगे, और प्लस SO4 2 माइनस सल्फेट आयंस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये क्या है, जब भी हम लोग डिसॉल्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में तो ये बना देता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये बना देता है कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, H3CO3। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो ये बना देता है कार्बोनिक एसिड। 2 कार्बोनिक एसिड एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वीक एसिड है, बट स्टिल इट कैन डिसोशिएट इनटू रेस्पेक्टिव आयंस। तो ये बन जाएंगे H प्लस और कार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जैसा बिहेव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, बल्ब ग्लो कर जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या दिया है कि यहाँ पे बल्ब को ग्लो नहीं करवाना है, बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा। तो पॉसिबल ये है कि यहाँ पे अल्कोहल का सोल्यूशन रहा होगा, तभी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तभी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वी स्विच। सो नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ A टर्न्स द फेनोप्थिलीन सोल्यूशन पिंक। ठीक है, मतलब एक सोल्यूशन A है जो फेनोप्थिलीन को पिंक में चेंज कर दे रहा है, उसका कलर चेंज कर रहा है। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, फेनोप्थिलीन है क्या, एक इंडिकेटर जो इंडिकेट करता है किसी भी सोल्यूशन, किसी भी अननोन सोल्यूशन को कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। तो अब क्या करना है कि A कर रहा है इसे पिंक। तो जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर में, फेनोप्थिलीन पिंक कब चेंज हो जाए, जब उसे एक बेसिक सोल्यूशन के साथ एक्सपोज कर दिया गया। तो A बेसिक सोल्यूशन है। नाउ ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ B to A, मतलब अब इसी सोल्यूशन में हम लोग B को ऐड कर रहे हैं, कलर डिसअपेयर्स,
तो कलर कब डिसअपेयर हो सकता है? जब ये एसिडिक सोल्यूशन, क्योंकि फिनोप्सिलीन बेसिक सोल्यूशन में पिंक हो जाता है और एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस ही रह जाता है। तो बी को जब हम लोग ए से एक्सपोज किए तो बी ए को कलरलेस टर्न कर दे रहा है, जिसका मतलब है बी एसिडिक रहा होगा, ये एसिडिक रहा होगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सोल्यूशन ए एंड बी? तो ए बेसिक है, बी एसिडिक है। ए स्ट्रांगली बेसिक एंड बी इज अ वीक बेस, तो ये तो नहीं पॉसिबल है। ए इज स्ट्रांगली एसिडिक एंड बी इज अ वीक एसिड, ये भी पॉसिबल नहीं है। ए हैज़ pH ग्रेटर दैन 7, ग्रेटर दैन, जैसे pH का स्केल होता है, बीच में हमारा न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? 7। इसके आगे जाएंगे तो ये बेसिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है टिल 14, और पीछे आएंगे तो ये टिल 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? एसिडिक रेंज को। तो इसके रेंज के बीच में तो ए क्या है? बेसिक। ए हैज़ अ pH ग्रेटर दैन 7, करेक्ट, बेसिक है तो 7 से ज़्यादा ही होगा। एंड बी हैज़ अ pH लेस दैन 7, करेक्ट, क्योंकि बी एसिडिक है तो उसका pH 7 से कम ही होगा। तो दिस इज ट्रू। फिर भी हमें क्या करना है कि बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ लेना है, ठीक है, बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ लेना फॉर सेफ साइड। ए हैज़ pH लेस दैन 7, ये तो पॉसिबल नहीं है, एंड बी हैज़ pH ग्रेटर दैन 7, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वी कम here, okay, this question, when 50 gram of lead powder is added to 300 ml of blue copper sulfate solution, after a few hours the solution becomes colorless. This is an example of, ये तो एक displacement reaction हो गया। कैसे? जैसे कि हम लोग उस क्वेश्चन में ऑलरेडी पढ़ रहे थे AU के कॉन्सेप्ट से। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है लेड पाउडर, यानी कि Pb प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स, तो Pb क्या है? Pb एक मेटल है और कॉपर एक मेटालिक आयन है। तो Pb अगर हम लोग फिर से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें, इलेक्ट्रो रिएक्टिविटी सीरीज को देखें, तो Pb कॉपर से ऊपर आता है, हाइड्रोजन के ऊपर रहता है। इनफैक्ट Pb कॉपर से ऊपर रहता है। तो जो एलिमेंट्स भी ऊपर रहते हैं वो क्या करते हैं? लोअर एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, अपने जगह से हटा देते हैं। तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और सल्फेट के साथ अटैच हो जाएगा। अब ये हो जाएगा PbSO4 प्लस कॉपर। तो ये काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया लेड ने, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू दिस क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स X, Y and Z are written. What is electronic configuration? Arrangement of electrons in respective shells, यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब क्या है? Y, जैसे Y है, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? X, Y and Z। X क्या है यहाँ पे? 2, 8, 7। Y क्या है? 2, 8, 2 and Z क्या है? 2 and 8। तो 2, 8, 7 एटॉमिक नंबर किसका? 17 है। 2 + 8 10 + 7 17 किसका होता है? ये होता है क्लोरीन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही। क्लोरीन हो गया। ये 2 + 8 10 + 2 ये 12 हो गया। 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। तो ये हो गया मैग्नीशियम। एंड ये 2 and 8 10, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है। तो ये एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ये इनफैक्ट है किसका? 10 किसका आता है? नियॉन का आता है, ठीक है। नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमें स्टेटमेंट से मैच करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू केस? X and Y आर मेटल्स। X and Y आर मेटल्स नहीं, सिर्फ Y ही मेटल है। Y and X आर नॉन मेटल्स नहीं, X नॉन मेटल है, Y मेटल है। X इज अ नॉन मेटल एंड Y इज अ मेटल, ये ट्रू है। X नॉन मेटल है एंड Y क्या है? मेटल। मैग्नीशियम मेटल होता है, क्लोरीन नॉन मेटल होता है, ये करेक्ट है। फिर भी हमें लास्ट सेंटेंस पढ़ लेना है फॉर द सेफ साइड। Y इज अ नॉन मेटल, नॉट पॉसिबल, एंड Z इज अ मेटल, नहीं, ये नोबल गैस है, ये है नोबल गैस। लेट्स स्विच ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक एक्सोथर्मिक होता है और एक एंडोथर्मिक होता है। तो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है बाहर, एंडो का मतलब होता है अंदर। थर्मो जो वर्ड होता है वो हम लोग हीट के लिए
यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ मतलब वो रिप्रेजेंट करता है हीट को, थर्मा या थर्मल, थर्मिक वर्ड। तो एक्सोथर्मिक यानी कि हीट का बाहर जाना, और एंडोथर्मिक मतलब हीट का अंदर आना, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, रिलीज ऑफ हीट, और वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो लेट्स चेक द ऑप्शन फॉर दिस। बर्निंग ऑफ कैंडल, बहुत ज़्यादा, जब हम लोग कैंडल को बर्न करते हैं तो हीट एंड लाइट काफ़ी ज़्यादा निकलता है, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया। कुकिंग ऑफ फूड, खाने को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। खाना गर्म कब होगा, जब वो एब्जॉर्ब करेगा हीट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टिल वी आर गोइंग टू चेक द नेक्स्ट ऑप्शन एज वेल। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, नहीं, ये बहुत ज़्यादा गैसेस रिलीज करता है, हीट लिबरेट करता है। रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ एयर, नहीं, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे जो एल्कली मेटल्स होते हैं जनरली थोड़े रिएक्टिव होते हैं, और उनको अगर थोड़ा सा भी अगर हम लोग एटमॉस्फेयर से या मॉइस्चर से एक्सपोज रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड रिएक्शन कर सकता है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ओके, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू बायो सेक्शन, नाउ मैम विल टीच। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अब थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस पे, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ा है अभी हमने। चलो, तो पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी का, ठीक है। ड्यूरिंग सेल्यूलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ATP इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स इन दिस रिएक्शन। Which of the following events is associated with the production of maximum ATP molecules per molecule of glucose during this process? Okay, so यहाँ पे हम लोग को देखना है कि जैसे सेल्यूलर ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, ग्लूकोज ऑब्वियसली बनता है ATP। जब ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का तो ATP प्रोड्यूस होता है एनर्जी के लिए, जो रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं। तो हम लोग को इसमें देखना है कि किसमें सबसे ज़्यादा ATP प्रोड्यूस होने वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है। इथेनॉल ईस्ट प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड मसल सेल्स में, कार्बन डाइऑक्साइड ईस्ट सेल, और कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन सेल्स। इसमें सबसे पहले देखो, सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। दो तरह का रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी में। एनोबिक मतलब हमारे बॉडी में क्या पूरा जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एनारोबिक करते हैं कुछ एरोबिक करते हैं, राइट। तो जब एनारोबिक करते हैं यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में करते हैं, सॉरी ऑक्सीजन के एब्सेंट में करते हैं, एब्सेंस में। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। फाइन, सिंपल सा बात है, ये सब तो बहुत इजी सा चीज़ है, जानते ही हो। तो अब होना क्या है कि जब ऑक्सीजन के मतलब एब्सेंस में करते हैं और ये, तो ये एक नेचुरल वे है ऑब्वियसली रेस्पिरेशन का। तो जो ATP प्रोड्यूस होता है ऑलमोस्ट 38 ATP इतना प्रोड्यूस हो जाता है जब आप एकदम नेचुरल वे में ऑक्सीजन के साथ करते हो। तो इसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, CO2 होता है, बेसिक एंड प्रोडक्ट। हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बाहर करते हैं, एक सिंपल सा बात है, ठीक। और यहाँ पे जो होता है ये इतना कम हो जाता है, ऑलमोस्ट 2 ATP और मे बी 3 ATP, ठीक है, वेरी कर सकता है। तो ये जो डिफरेंस है ये बताता है कि जब आप एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन सेल्स जो होता है ये बाहर निकलता है, यानी एक एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो इसी में सबसे ज़्यादा ATP प्रोड्यूस होता है। सो D इज गोइंग टू बी आ करेक्ट आंसर, सिंपल सा बात है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस of the circulation of blood in a normal human being the oxygenated blood is pumped to all parts of the body। ये क्या है, सिंपल लास्ट स्टेज है। आप लोग ने पढ़ा होगा हार्ट का 4 चैम्बर, तो RTM वगैरह के बारे में आपने पढ़ा है। तो इसमें हो क्या रहा है, लास्ट स्टेज है जब ब्लड जो है प्योरीफाई होके आपके लंग से आया है और वो एरोटा के थ्रू आपके पूरे बॉडी में जाने वाला है। तो वो कहाँ पे होता है, कैसे होता है, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्शन इन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, उसके बाद फिर वो जाता है सीधा एरोटा से पूरे बॉडी के। तो सो दिस इज गोइंग टू बी, B इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। फाइन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। एकदम इजी क्वेश्चन है, टेंशन वाली कोई बात है नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशन इन हर्बीवोर्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। देखो हर्बीवोर्स की बात हो रही है, मतलब दोज organisms or animals which are dependent on green vegetables or plants for their food। सिंपल सा बात है, यानी इसमें कौन आता है, बेसिकली रूमिनेंस, ठीक है। इसमें कौन आएंगे, बेसिकली रूमिनेंस, कैटल्स, है ना। तो ये आते हैं। तो हम लोग को पता है कि इनका जो इंटेस्टाइन होता है वो कैसा होता है, मतलब इनको करना क्या है, दे आर गोइंग टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज, ठीक है। ऑब्वियसली इनके पास एंजाइम भी प्रेजेंट है ना, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो कि सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्पफुल है। तो इसमें एक बहुत ज़्यादा मतलब एक इम्पॉर्टेंट एडेप्टेशन है इनके बॉडी में, वो क्या है, वो है इनके इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का लॉन्गर होना, राइट।
जितना लंबा मतलब जितना लॉन्ग होगा इनका स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑब्वियसली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रूमिनेंट्स जो होते हैं उनका डाइजेशन होता है, तो उनका जो स्टमक वाला पार्ट है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, तो वो सारा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन जो इंटेस्टाइन है उसका जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। वी नो कि हमारे भी जैसे इंटेस्टाइन है उसमें विलाइज प्रेजेंट है, राइट। तो जितना वो विलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, राइट। तो ये डाइजेशन का जो सेल्यूलोज के डाइजेशन का स्पेशली जो मतलब कर पा रहे हैं, ये इसीलिए कर पा रहे हैं बिकॉज दे हैव द एडेप्टेशन ऑफ हैविंग द like longer small intestine so that they can do the digestion of cellulose quite easily, right, and we can't do the same, right। चलो तो इसका क्या आंसर हो गया, 4th will be the answer, longer small intestine। okay, next question, there was a cerebellar dysfunction in a patient, which of the following activities will get disturbed in this patient एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सेरिबेलम, हमारे ब्रेन के पार्ट की बात हो रही है। सेरिबेलम जो हमारा होता है वो क्या चीज़ को मतलब क्या रेगुलेट करता है, पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड। पहला क्वेश्चन है सेलिवेशन, दूसरा ऑप्शन है हंगर कंट्रोल, पोस्चर एंड बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। सो द आंसर विल बी पोस्चर एंड बैलेंस, क्योंकि हमारा जो सेरिबेलम है वो क्या करता है, हमारे बॉडी के पोस्चर को यानी हमारे बैलेंस को, आपका उठना बैठना चलना, इसको कंट्रोल करता है, राइट। जैसे आप डिसीजन मेकिंग करते हैं वो आपका फ्रंट पार्ट जो है वो उसको कंट्रोल करता है, लेकिन ये सेरिबेलम जो है वो आपको क्या करता है, वो आपके बॉडी पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है। देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आईसीएसई बोर्ड में पूछा गया था कि जब एक कोई इंसान है वो चल रहा है, ठीक है, जब वो चल रहा है और रोड क्रॉस कर रहा है और उसने एक दाएं तरफ देखा बाएं तरफ देखा लेफ्ट राइट देखा, जैसे कि आप हमेशा रोड क्रॉस करते हो, करना भी चाहिए कि आप जब भी रोड क्रॉस करो तो दोनों तरफ देख के आप रोड क्रॉस करते हो, तो वो किस चीज़ का सिंबल है कि उसने दाएं देखा बाएं देखा, अपने बॉडी को एक डायरेक्शन में करके वो मूवमेंट किया, ये किस चीज़ को, ये आपके ब्रेन का कौन से पार्ट का यूटिलाइजेशन है। तो उसमें भी जैसे आप जब भी अपने पोस्चर को बैलेंस करते हो, आप लेफ्ट राइट देखते हो, ये आपके सेरिबेलम पार्ट का बैलेंसिंग का वो एग्जाम्पल है, राइट। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के देगा इस पार्ट से, तो वो आपको हमेशा याद रखना है। सो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही हो रहा है, क्वेश्चन थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन। इन snails individual can begin life as a male and depending on environmental conditions they can become female as they grow। दिस इज बिकॉज देखो फीमेल जो स्नेल्स होते हैं उनका एक नॉर्मली वो मान लो बिगिन करते हैं मेल से, ठीक है, उनका जेंडर क्या है, मेल है, लेकिन जैसे वो ग्रो करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, वो क्या कर लेते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। ये कैसा कर देते हैं, ये क्यों है, बिकॉज इनका जो सेक्स है दैट इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। हमारे जो स्नेल्स हैं वो क्या होता है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना सेक्स डिटरमाइन करते हैं, वो जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता है लाइक ह्यूमन। हमारा जेनेटिकली डिटरमाइंड है, इनका ये ऐसा नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर हियर। ओके, नाउ दिस इज फिजिक्स। नाउ लेट्स कॉल सृष्टि मैम फॉर दिस। सो फिजिक्स का क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग केसेस अ रे इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर, इन विच केस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0। तो कॉन्केव मिरर में रे ऑफ लाइट जब फॉल कर रहा है तो कौन सा केस होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा। पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड incident obliquely, a ray passing through the principal focus and incident obliquely, and a ray incident obliquely to the principal axis at the pole of the mirror। मतलब 4 केसेस दिया हुआ है। अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल कर रहा है, या फोकस पे फॉल कर रहा है, या पोल पे फॉल कर रहा है। तो एक ड्रॉ करते हैं कॉन्केव मिरर को। पहले ये है कॉन्केव मिरर, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसे कहते हैं पोल। तो जब कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर इज एक्चुअली द रेडियल एक्सिस ऑफ दिस होल इमेजिनरी स्फेयर, राइट। तो दिस इज रेडियल एक्सिस, और ये जो स्फेयर का अपर्चर है, मतलब ये मिरर का जो अपर्चर है, ये एक तरीके से एक्ट करेगा टेंजेंशियल एक्सिस की तरह। तो वी नो दैट रेडियस और टेंजेंशियल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो रे ऑफ लाइट फॉल करता है वो होता है नॉर्मल। रिफ्लेक्शन लॉज में हम लोग देखते हैं इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है और एक नॉर्मल होता है। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है वो नॉर्मल होता है। तो इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल पर ही फॉल कर जाएगा तो यहाँ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होगा,
0 डिग्री। तो इसीलिए द करेक्ट आंसर इज अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑब्लिकली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट है ना प्रिज्म। जब कोई वाइट लाइट प्रिज्म से जाके डिस्पर्स होता है तो वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूटता है और यहाँ पे ये जो बैंड बनता है इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो इसमें पूछा गया है कि ए कौन सा कलर होगा और बी कौन सा कलर होगा। तो हमें क्या पता है, वेवलेंथ अगर ज्यादा होता है तो डेविएशन बोल सकते हैं लेस होता है, डेविएशन सबसे कम होता है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका डेविएशन सबसे कम होता है। एंड वी नो दैट रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होता है, तो इसका मतलब है रेड कलर जो है वो सबसे कम डेविएट करेगा, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि ये जो ए वाला रे है, ये ए, ये सबसे कम डेविएट किया है और ये बी जो रे है वो सबसे ज़्यादा डेविएट किया है। तो ए है तो आपका रेड कलर और बी है वायलेट। तो इसका ऑप्शन होगा ए इज रेड एंड बी इज वायलेट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन है बायो का, मैम। ओके स्टूडेंट्स, तो अगेन बायोलॉजी क्वेश्चन, जितने भी केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चंस है उसके बाद में बीच बीच में बायोलॉजी क्वेश्चन डाला गया है फॉर योर रिफ्रेशमेंट, है ना। इससे थोड़ा रिफ्रेशिंग फील होता है, इजी सा सवाल है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वेरी केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। द एनर्जी अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर्स इज मैक्सिमम। कब होता है? बिकॉज मैक्सिमम होता है एनर्जी अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर कौन होता है? जो सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल में होता है, जो कि खाना को प्रोड्यूस करता है सनलाइट से एनर्जी लेके, राइट। तो वो उसके पास जो एनर्जी है अवेलेबल कब होता है, मैक्सिमम कब होता है? मैक्सिमम होता है, पहला ऑप्शन है, इट इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल which absorbs 1% of light energy directly from the source, which is true, but we don't have to choose the correct statement. इनकरेक्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। इट यूटिलाइजेस द मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी फॉर इट्स ओन रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एटसेट्रा, विच इज़ वेरी ऑब्वियस कि कोई भी जो मतलब ये है प्रोड्यूसर्स है वो अपने यूज़ के लिए, अपने रेस्पिरेशन, अपने रिप्रोडक्शन के लिए वो ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज करता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इट, राइट। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है, इट यूटिलाइजेस 10% ऑफ लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर्स द रेस्ट टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ये क्या बोल रहा है कि 10% लाइट एनर्जी, और अभी हमने क्या पढ़ा था कि 1% ऑफ लाइट एनर्जी। जब मैं इसको करेक्ट बोल रही हूँ तो ऑफकोर्स ये बात है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि 1% जो पहला स्टेप होता है उसमें 1% ही लाइट एनर्जी को वो क्या करता है, एनर्जी यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है, और रेस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है नेक्स्ट टॉपिक लेवल में। लास्ट क्वेश्चन, ऑब्वियसली लास्ट ऑप्शन पढ़ना ही है। इट ट्रांसफर्स ओनली 10% ऑफ लाइट एनर्जी टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल, जो कि 10% लॉ बोलता है कि 10% जो एनर्जी मतलब लाइट एनर्जी है उसको क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक लेवल। तो ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है। तो यहाँ पे हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है, तो वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट वन। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये, एक्सक्यूज मी, ये है, ठीक है, क्योंकि 10% लाइट एनर्जी नहीं यूटिलाइज होता है, 1% ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ डीकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम? वी ऑल नो डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो कि इकोसिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डीकम्पोजर्स वो क्या करते हैं, जो भी डिग्रेडेबल मतलब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं उसको क्या करते हैं, डिग्रेड करके उसके यूटिलाइज करते हैं। अब क्या क्या यूटिलाइजेशन करते हैं, वही एग्जांपल्स है। एक तो नेचुरल रिप्लेनिशमेंट टू सॉइल है, यानी कि सॉइल के जो ज़रूरी मिनरल्स हैं वो क्या करते हैं वक्त के साथ, जैसे मान लो कभी ज़्यादा यूटिलाइजेशन की वजह से, इरोजन की वजह से, देयर कैन बी मेनी रीजंस, राइट, उसकी वजह से क्या होता है, नेचुरल मिनरल्स जो होते हैं वो उसके खो जाते हैं, ठीक है। तो बैरन सा हो जाता है वो सॉइल। तो उस सॉइल में क्या होना चाहिए, रिप्लेनिशमेंट होना चाहिए। वो रिप्लेनिशमेंट कैसे हो सकता है, तो डीकम्पोजर्स जो डिकम्पोज करते हैं डिग्रेडेबल थिंग्स को, उसके थ्रू होता है। तो इट्स अ वेरी करेक्ट एंड ट्रू स्टेटमेंट, राइट। सेकेंड है इनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। ऑब्वियसली डीकम्पोजर्स का ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है, वो ऑक्सीजन का इनरिचमेंट नहीं करते हैं। मोर ओवर कभी कभी वो नाइट्रोजन से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, पर नॉट ऑक्सीजन। पहली बात तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, वेस्ट डिकम्पोजिशन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट।
डिकम्पोजेस, इसीलिए हम लोग को बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल थिंग्स को यूज़ करना, जैसे किसी चीज़ का, जैसे वुडन थिंग्स यूज़ करना इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक्स एंड ऑल। अब प्लास्टिक में भी कुछ डिग्रेडेबल प्लास्टिक्स इंट्रोड्यूस हुए हैं आज के टाइम में, तो वैसे चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि जो वेस्ट हम लोग जनरेट करते हैं यूज़ करने के टाइम में उसको क्या किया जा सके, डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज कर सकें और हम लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़े और हमारा एनवायरनमेंट क्या हो, पोल्यूशन फ्री हो सके। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, तो ये तो सही है ही। ब्रेक डाउन ऑफ डेड रिमेन्स, व्हाट इज दैट इज द वर्क ऑफ डिकम्पोजर्स। ओके, डिकम्पोजर्स आर दिस ओनली, लाइक दे ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स, डेड हो गए, डीके हो गए, उसको क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, एक जैसे मान लो सॉइल है उसमें रिप्लेनिशमेंट वगैरह का काम इसी वजह से होता है, राइट। तो ये सारे स्टेटमेंट यहाँ क्या हो रहे हैं, करेक्ट हो रहे हैं, सिवाय किसके, बी के। तो यहाँ बोला गया है कि नॉट अ रोल, तो कौन सा रोल नहीं है, इनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, ये करना डिकम्पोजर्स का रोल नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 17 to 20 जो क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बताया इंस्ट्रक्शन में, सारे क्वेश्चन 1 मार्क के हैं, लेकिन जो 17 to 20 ये क्वेश्चन जो है वो असर्शन रीजन वाले हैं। इसमें असर्शन दिया हुआ रहेगा, यानी एक स्टेटमेंट और उसका रीजन दिया हुआ रहेगा, राइट। तो उसमें आपको बस ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, या तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या एक स्टेटमेंट सही है एक गलत है, एक गलत है एक सही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आगे मिलेंगे, आपने पढ़ा ही होगा। चलो SCL वगैरह है बाबा, ये हमारे बस का बात नहीं है, बुलाते हैं डोना मैम को। Thank you, ma'am. Now this question belongs to chemistry section. The question is assertion क्या है, ये एक statement है। On adding dilute hydrochloric acid to a test tube containing a substance X, अब X an unknown substance है, इसको ही identify करना है, I guess। X, a colorless gas is produced which gives a pop sound when burning matchstick is brought near it। तो ये काफ़ी easy सा question है। In this reaction metal X is displaced by hydrogen। तो अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग कोई भी एक मेटल लेते हैं, लेट्स से जिंक लेते हैं, जिंक प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे मेटल स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो हम लोग जिंक लेते हैं, जिंक प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या होगा, जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों करेगा डिस्प्लेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आता है, तो ये बना देगा ZnCl2 प्लस H2। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन दिस रिएक्शन मेटल X इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, मेटल तो डिस्प्लेस नहीं हो रहा ना, डिस्प्लेस हो कौन रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। और हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया तभी जाके वो हाइड्रोजन गैस बनाया ना, अगर वो डिस्प्लेस ही नहीं होता तो हाइड्रोजन गैस कौन बनाता। तो ये असर्शन क्या है, एडिंग dilute hydrochloric acid to a test tube containing a substance X, a colorless gas is produced which gives a pop sound. This is hydrogen gas. This is hydrogen gas. When a burning matchstick is brought near it, ये assertion हो गया, ये ठीक था। Reason क्या है, in this reaction metal X is displaced, sorry, in this reaction metal X is displaced by hydrogen। तो ये तो नहीं है, हाइड्रोजन मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, इनफैक्ट वाइस वर्सा हो रहा है, मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, और डिस्प्लेस जब कर दिया तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस। और ये तो हम लोग को पता ही है, मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड ऑलवेज गिव्स कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस H2 गैस। और H2 गैस का डिटेक्शन हम लोग कैसे पता लगा पाते हैं, बाय ब्रिंगिंग अ मैच स्टिक और अ बर्निंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड इट साउंड्स एज पॉप साउंड। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा, लेट्स मूव ऑन टू दिस। इसका रीज़न, इसका आंसर क्या होगा, असर्शन सही था, रीज़न बिल्कुल रॉन्ग था। तो असर्शन A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स, असर्शन ट्रू है बट R फॉल्स है। और एक चीज़, जब रीज़न फॉल्स हो जाए, रीज़न जब फॉल्स ही हो जाए तब हम लोग ये दोनों चेक ही नहीं करेंगे कि R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, ठीक है। ये तभी हम लोग चेक करेंगे जब रीज़न सही हो, रीज़न ही गलत हो गया तो कोई ज़रूरत नहीं है फर्स्ट दो स्टेटमेंट को चेक करने के लिए। तो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये बायो का है तो मैम बताएंगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, बायो का।
द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल एंड इन अ जर्म सेल इज नॉट सेम इन एनी स्पीसीज। उसके बाद है व्हेन टू जर्म, इसका रीजन दिया हुआ है कि व्हेन टू जर्म सेल्स कंबाइन दे रीस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ स्पीसीज। सी पहले एक एक करके समझते हैं कि पहला जो हमारा असर्शन है, यानी कि ए जो है वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल, सेल का मतलब हो गया, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सोमैटिक सेल्स का, यानी मोस्ट ऑफ द बॉडी टाइप सेल्स। ठीक है, ये क्या होता है, इस टाइप का सेल क्या होता है, डिप्लॉइड होते हैं ना, डिप्लॉइड टाइप के होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है जर्म सेल्स, जर्म सेल्स का मतलब हो गया स्पर्म एंड एग, स्पर्म एंड एग सेल्स। तो ये क्या होता है, हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो ये बोल रहा है कि नॉट द सेम इन एनी स्पीसीज। तो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज में ये बिल्कुल भी सेम नहीं होते हैं, क्योंकि एक डिप्लॉइड है और एक हैप्लॉइड है, तो ऑब्वियसली ये सेम नहीं है। तो आपका जो असर्शन है वो करेक्ट है। रीजन बोल रहा है कि व्हेन टू जर्म सेल्स कंबाइन दे रीस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ, ऑब्वियसली। ठीक है, जो जर्म सेल्स मतलब स्पर्म सेल्स और एग, ये हैप्लॉइड है, तो ये क्या करेगा, जब ये मतलब कंबाइन करेगा तो ऑब्वियसली ये रीस्टोर कर लेगा ना नंबर को, जो नंबर्स ऑफ सोमैटिक सेल्स के हैं वो पूरा कर देगा। तो इसका मतलब ये इसको क्या करेगा, क्रोमोसोम्स का करेगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, आंसर इज कि स्टेटमेंट, यानी कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। पहली बात तो ये दोनों सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, रीजन जो है यानी कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, या जो भी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ए भी सही है और बी आर भी सही है, और आर जो है करेक्टली उसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन। चलो मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, ये तो फिजिक्स है भाई। तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दिया हुआ है, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज बिहाइंड इट एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। तो कॉन्वेक्स मिरर इज दिस, राइट, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। इसमें जितने भी इमेजेस बनते हैं वो हमेशा वर्चुअल इमेज होते हैं और बिहाइंड द मिरर होते हैं। तो हमें पता है कि कॉनकेव मिरर में जितने भी इमेजेस बनते हैं वो रियल इमेजेस बनते हैं, एक केस को छोड़ के, जब वो ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा जाए। लेकिन वो कॉनकेव मिरर के केस में था कि पोल और फोकस के बीच में रखते थे तो वर्चुअल इमेज बनता था। कॉन्वेक्स मिरर में जितने भी इमेजेस बनते हैं वो वर्चुअल इमेज बनते हैं, रियल इमेज नहीं होता, और वो सारे छोटे साइज के होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटे इमेजेस बनते हैं। तो असर्शन तो ट्रू है। दूसरा रीजन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। तो साइन कन्वेंशन थोड़ा देखते हैं। इधर जितने भी वैल्यूज आगे की ओर बढ़ते हैं दे ऑल आर पॉजिटिव, इधर सारे वैल्यूज नेगेटिव, अपवर्ड में सारे वैल्यूज पॉजिटिव और डाउनवर्ड में सारे वैल्यूज नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ जो होता है कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ इधर होता है, इधर कॉनकेव मिरर में होता है, तो इधर के सारे वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव है, मतलब रीजन भी ट्रू है। लेकिन क्या असर्शन, ये रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है? नहीं, क्योंकि जो पोजीशन और नेचर ऑफ इमेज है वो ज्योमेट्री है, इसमें हम लोगों का साइन कन्वेंशन से कोई रिलेशन नहीं है, और यहाँ पे साइन कन्वेंशन के बारे में बोल रहा है। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बायो मैम करेंगे। चलो, सीबीएसई ने डिसाइड कर लिया है तुम लोग का मूड एकदम फ्रेश रखने का। बायोलॉजी का क्वेश्चन भर के हैं, तो जो बच्चे ये सोच रहे थे कि बायो का क्वेश्चन स्किप किया जा सकता है, तो बायो पोर्शन स्किप करोगे तो बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि बायो बहुत ज़्यादा है, राइट। चलो, असर्शन बोल रहा है कि इफ़ लायंस आर रिमूव्ड फ्रॉम अ फूड चेन इट विल नॉट अफेक्ट द फूड चेन, हाउएवर इफ द प्लांट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ फूड चेन इट विल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। ठीक है, यानी यहाँ लायन को बोल रहा है कि इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लांट्स नहीं हटना चाहिए। सेकेंड बोल रहा है, रीजन इसका दे रहा है कि प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स हु कैन मेक फूड यूजिंग सनलाइट वाइल लायंस आर कंज्यूमर्स, विच इज ट्रू, राइट। क्या है, प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, ऑब्वियसली यही खाना बनाते हैं, और किसका यूज करके, सनलाइट का यूज करके, और लायंस क्या है, कंज्यूमर्स हैं। लेकिन आप लायंस को हटा नहीं सकते, यू कैंट रिमूव लायंस, राइट। लायंस को रिमूव करना ऐसे भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, तो लायंस को बिल्कुल रिमूव नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, असर्शन इज रॉन्ग, असर्शन इज फॉल्स,
ये गलत है, क्योंकि अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मान लो ग्रास, ठीक है, एक छोटा सा फूड चेन लेते हैं, ग्रास, डियर और लायन, राइट, ग्रास, डियर और लायन, एक छोटा सा सिंपल सा लीनियर सा फूड चेन लिया है हमने। अब इस पे क्या हो रहा है कि ग्रास हमारा प्रोड्यूसर्स है, प्लांट्स है, ठीक है, डियर हमारा एक हर्बीवोर है और लायन क्या है हमारा एक कार्निवोर, ठीक है, कार्निवोर है। अब अगर हम सारे लायंस को हटा दें तो यहाँ पे क्या होगा, अगर लायन नहीं है मान लो सपोज करो, तो डियर क्या होगा, इसका नंबर जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा, बहुत सारे डियर हो जाएंगे एनवायरनमेंट में। जब बहुत सारे एनवायरनमेंट में डियर हो जाएंगे तो सारे डियर को क्या चाहिए, फूड चाहिए। फूड में वो क्या खाएंगे, ऑब्वियसली वो ग्रासेस खाएंगे, प्लांट्स को खाएंगे, तो प्लांट्स क्या होगा, वो ग्रेज कर देंगे ना, ओवर ग्रेज्ड हो जाएगा, तो अब हमारे पास क्या होगा, प्लांट्स बचेगा ही नहीं, तो डियर जो है वो खाएगा क्या, फिर ये क्या होगा, एक कंप्लीट इम्बैलेंस का सिचुएशन क्रिएट करेगा हमारे इकोसिस्टम में। तो इस तरह का काम हम नहीं कर सकते, हम लायंस को नहीं हटा सकते हैं। तो ये क्या, कोई भी एक भी ऑर्गेनिज्म को या ट्रॉफिक लेवल को हम स्किप नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि इससे हमारे इकोसिस्टम में एक इम्बैलेंस का सिचुएशन क्रिएट होता है, जो कि हमारा इकोसिस्टम इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे आंसर है असर्शन इज फॉल्स एंड बट द रीजन इज ट्रू, मतलब आर करेक्ट है, असर्शन सही है, एक्सप्लेनेशन की तो बात ही छोड़ो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम आ गए हैं अब सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जैसा कि मैंने बता दिया है, सारे क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, बट ये 2 मार्क्स के लिए है, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। सो हम लोग सेक्शन बी में आ गए हैं। सेक्शन बी में भी सिमिलरली जैसे सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का था, सेक्शन बी में भी केमिस्ट्री का एक ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस स्टेटिंग द रीजन फॉर योर आंसर। मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन, बहुत तरह के रिएक्शन होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसका टाइप बताना, उसके हिसाब से उसको हम लोग को जस्टिफाई भी करना है कि ये क्यों है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, तो Fe2O3 प्लस Al गिव्स Al2O3 प्लस Fe और हीट, ठीक है। हीट तो 2 इनसिग्निफिकेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, ये है क्या, ये 2 तरह का रिएक्शन हो सकता है। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकता है, दूसरा रिडॉक्स रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकता है, रिडॉक्स रिएक्शन भी हो सकता है। तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बात करें तो एल्यूमिनियम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इलेक्ट्रो रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम आयरन से ऊपर आता है। तो जो एलिमेंट्स भी ऊपर आते हैं वो क्या करते हैं, नीचे के एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। डिस्प्लेस यानी कि उसके जगह से हटा के उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट के साथ वो जाके सॉल्ट आयंस के साथ जाके वो कंबाइन कर जाते हैं। तो वही है, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है और आयरन नीचे आता है, इसलिए एल्यूमिनियम इसको डिस्प्लेस कर दिया, अपने जगह से हटा दिया और ऑक्सीजन के साथ आके ये कंबाइन कर गया, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग एल्यूमिना भी बोलते हैं, और आयरन फ्री स्टेट में हो गया। तो ये तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्लस ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। कैसे, अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें तो जो भी एटम फ्री स्टेट में रहता है तो इसके पास 0 रहता है, जो भी फ्री स्टेट में रहता है ये 0 रहता है। यहाँ पर भी ये फ्री स्टेट में है तो उसके पास ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन का वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2 होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 3 आटम है तो -6 हो जाएगा। और यहाँ पे आयरन का जस्ट ऑपोजिट होता है तो ये +6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम और यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये भी -2 होगा, 3 एटम्स है तो -6 हो जाएंगे, और इधर अगर हम लोग आए तो +6 हो जाएगा, ठीक है। जस्ट उसका ऑपोजिट होता है उसका पॉजिटिव स्पीसीज। ये ट्रू भी है क्योंकि एक एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +3, और 2 एल्यूमिनियम के एटम्स है तो × 2 करने से +6 वैसे भी आ रहा है। तो वाइस वर्सा किसी भी प्रोसेस हम लोग देख सकते हैं। अब अगर हम लोग चेक करें तो ये +6 है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो 0 से अगर पॉजिटिव में जा रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ऑक्सीडेशन। और अगर गेन पीछे जा रहा है, मतलब गेन कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को गेन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये पॉजिटिव साइड जब जा रहा है, तो अगर हम लोग देखें ये पॉजिटिव से 0 में जा रहा है यानी कि पीछे की तरफ, तो ये हो गया रिडक्शन, ये रिडक्शन हो गया, ठीक है।
और एल्यूमिनियम के पास 0 था, एल्यूमिनियम 0 था और ये जाके अभी पॉजिटिव बन गया, यानी कि आगे की तरफ जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यानी कि इन टोटल ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है, रिडॉक्स रिएक्शन भी है। तो अगर हम लोग, या फिर हम लोग अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम लोग किसी भी एक आंसर को दे सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, और रिडॉक्स, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन भी ये हो सकता है, रिडॉक्स रिएक्शन। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं तो पीबी लेड नाइट्रेट प्लस पोटाशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड और KNO3 पोटाशियम का नाइट्रेट सॉल्व दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, यहाँ पे एक एरो छूट गया है बाय मिस्टेक, ये इस तरह से यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बन रहा है। और जब कभी भी प्रेसिपिटेट बनता है वो क्या, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेट कब बनता है, जब कोई कंपाउंड सोल्यूबल नहीं है, प्रेसिपिटेट कर जाता है, यानी कि टेस्ट ट्यूब के साथ वो चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये जो प्रेसिपिटेट निकला लेड आयोडाइड, इसका कलर क्या है, इसका कलर है येलो, येलो। ठीक है, क्रिस्टलाइन येलो रहता है। ठीक है, तो बायो का क्वेश्चन आ गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन एल्वियोलाई एंड नेफ्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे हमको डिफरेंशिएट करना है। जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, पूरा डिफरेंशिएट करके बताते हैं कि ये क्या है वो। यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं, बस अकॉर्डिंगली हमको यानी कि एल्वियोलाई का सबसे पहले स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर क्या है, एल्वियोलाई क्या है, बलून लाइक होता है। ठीक है, बलून लाइक, एयर सैक, एयर सैक। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रक्चर है इसका। उसके बाद है लोकेशन, लोकेशन ये कहाँ पे होता है आपको पता है, लंग्स में होता है। कहाँ पे होता है, लंग्स में। देखो जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर है, मैं ऐसा बनाती हूँ लंग्स का, तो इसमें आपको पता है कि ब्रांचेस लाइक होता है ब्रॉन्चियोल्स। अब ये ब्रॉन्चियोल्स के लास्ट में इस टाइप का बलून लाइक या अंगूर की तरह ऐसा जो दिखता है, ये क्या है, एल्वियोलाई है। बहुत ज़्यादा ही नंबर ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज जो है इसका है, यानी कि ऑब्वियसली इसके वॉल क्या होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं। तो इस वॉल की वजह से इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन है अंदर आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चल जाता है। ये प्रोसेस बहुत ही इजीली यहाँ पे हो पाता है, कहाँ पे, लंग्स में। यानी कि इसका बेसिक फंक्शन क्या है, गैसेस एक्सचेंज करना ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद बात करते हैं नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन कैसा स्ट्रक्चर है, देखो नेफ्रॉन एक्चुअली में देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ऑल्दो फिर ये ऐसा करके स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इसका होता है, ट्यूब लाइक। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्यूब्यूलर, ट्यूब्यूलर होता है स्ट्रक्चर। और इसका लोकेशन क्या होगा, तो लोकेशन होगा इसका इन द किडनी, इन द किडनी, किडनी में ये प्रेजेंट होता है, राइट। और इसका फंक्शन क्या है, तो इसका मेन फंक्शन है ब्लड फिल्ट्रेशन। ठीक है, या फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, या ब्लड फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन। ठीक है, ओके। तो ये हो गया, समझ में आ गया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जस्ट यू हैव टू फिल द टेबल, उससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिस्ट द, ये भी क्वेश्चन क्या है, बायोलॉजी का ही है इत्तेफाक से। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। लिस्ट द स्टेप्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय द प्लांट्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट स्पेशल फीचर इज फाउंड इन द डेजर्ट प्लांट्स रिलेटेड टू दिस प्रोसेस। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये समझना कि जब आपके पास क्वेश्चन 2 पार्ट में दिया हुआ है, मार्क्स कितना अलॉटेड है, 2 मार्क्स अलॉटेड है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो पहला स्टेप है वो 1 मार्क्स का है और दूसरा स्टेप जो है वो भी 1 मार्क का है। तो इस टाइप से ये 2 मार्क बना है, यानी कि बोथ पार्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो इस हिसाब से हमको समझना है। तो बोल क्या रहे, लिस्ट द स्टेप्स फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय प्लांट्स। डोंट यू थिंक ये फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहा है, तो जी हाँ,
फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है तो इसमें क्या करना है, हमको स्टेप्स बताना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 2 मार्क्स का है, यानी 1 मार्क्स का ये पार्ट है, तो वी आर नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल। तो स्टेप 1 में क्या होता है, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, आपको पता है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, इसके स्मॉलेस्ट जो यूनिट होते हैं लाइट एनर्जी का उसको फोटोन बोलते हैं, उसको ये एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जो स्टेप 2 है कि ये जो एब्जॉर्ब एनर्जी है, स्टेप 2 इसमें जो एब्जॉर्ब एनर्जी है इससे क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, राइट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया। अब थर्ड पार्ट है स्टेप 3, इसमें थर्ड पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये एक तरह से क्या है, ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि यहीं पे आके ग्लूकोज बनता है। अब एक चीज़ बस स्मॉल सा इंफॉर्मेशन है, यही दे देती हूँ कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल ये क्या है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें लाइट चाहिए ही चाहिए, बिना लाइट के यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है लाइट, और यहाँ पे वाटर बिना लाइट के, बिना सनलाइट के यानी कि एनर्जी के वाटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको स्प्लिट नहीं कर सकते। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन बनता है वो बनाता है NADP के साथ कनेक्ट करके NADPH, जो कि क्या है, किसके साथ मिलके, ATP के साथ मिलके इस प्रोसेस को अंजाम देते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को अंजाम देते हैं। और ये कैसा रिएक्शन है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, या फिर इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ऑल्दो हम लोग डार्क रिएक्शन बोलना इसको अवॉइड करते हैं, डार्क एक नेगेटिव वर्ड साउंड होता है, लेकिन इसका नाम यही है, राइट, लाइट इंडिपेंडेंट और डार्क रिएक्शन ये होता है। अब ये दोनों जो होता है ये कहाँ पे होता है भाई, तो ये होता है थाइलाकॉइड में स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता है, मैं बस नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ये सब आपको लिखना नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली 1 मार्क क्वेश्चन है। ये थाइलाकॉइड है, इसके अंदर में इस टाइप से ग्रैनुअल्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, तो ये क्लोरोफिल जो होता है यही एब्जॉर्ब करता है लाइट, ऑब्वियसली ये थाइलाकॉइड में होगा। और ये जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ये होता है स्ट्रोमा में, कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्या है, तो आपका जो डबल मेम्ब्रेन है, ये जो मैट्रिक्स है या फिर बोलो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये होता है, ये स्ट्रोमा में होता है, इसमें कोई भी लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन में बस आपको ये 3 स्टेप लिखना है एंड दैट्स इट, इससे ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है व्हाट स्पेशल फीचर इज़ फाउंड इन डेजर्ट प्लांट्स, ठीक है। डेजर्ट प्लांट्स में इसी रिलेटेड प्रोसेस को, यानी कि ये क्या कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का ही एक तरह से प्रोसेस है, जिसमें 2 अडेप्टेशन होते हैं। एक होता है C4 प्लांट्स, C4 एंड CAM पाथवे, ठीक है, पाथवेज होता है, क्यों के लिए, ताकि ये क्या करता है, फोटो रेस्पिरेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। एक तरह से आप बोलिए ट्रांसपीरेशन को कंट्रोल करता है, ताकि क्या, वाटर वेपर जो है, मतलब वाटर जो है उसका लॉस ना हो, क्योंकि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं दे लिव इन द स्कैसिटी ऑफ वाटर एंड दे कांट अफोर्ड लूजिंग मोर एंड मोर वाटर मॉलिक्यूल्स। सो ये करता है इन हॉट क्लाइमेट्स, राइट, हॉट क्लाइमेट में ये क्या होता है, ये नहीं कर पाते हैं, मतलब वाटर लॉस इसका ना हो, इसके लिए फोटो रेस्पिरेशन को बस कंट्रोल किया जाता है। क्या अडेप्टेशन है, ये 2 अडेप्टेशन है, बस इतना सा ही आंसर इसका होना चाहिए, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये और में दिया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा चीज़ होता है कि और दिया होता है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप ये कर लें, ठीक है। अब दोनों नहीं आ रहा है तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन आफ्टर दैट। तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस। देखो हमारे ह्यूमन बींग में जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये होता है, हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, राइट,
ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है हमारे बॉडी में। ऑब्वियसली वी नो कि हमारा बॉडी किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, जो कि एक्यूमुलेट होके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, और ये टिश्यूज़ एक्यूमुलेट होके ऑर्गन बनाते हैं, और यही ऑर्गन एक्यूमुलेट मतलब ग्रुप बना के ऑर्गन सिस्टम बनाता है, राइट, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो हमारे बॉडी में क्या है, हर प्रोसेस के लिए, हर लाइफ प्रोसेसेस के लिए हमारे बॉडी में क्या है, अलग ऑर्गन सिस्टम है, राइट, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसमें क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होंगे। तो ये हमारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होने के अलावा हमारे बॉडी में क्या है, कुछ क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड के बाद हमारे पास क्या है, कुछ एंजाइम सेक्रेटरी या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। अब ये ग्लैंड क्या करता है, एंजाइम्स को सेक्रेट करता है, एंजाइम्स को सेक्रेट करता है। अब ये एंजाइम्स जो सेक्रेट होता है ये हेल्प करते हैं हमारे में। तो हमारे सबसे पहले जो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये एमसीक्यूज में बहुत बार पूछे गए हैं कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है, तो स्टार्ट हो जाता है आपके बकल कैविटी यानी कि आपके माउथ में। तो यहाँ पे हमारे में क्या, कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। और इस ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, एक एंजाइम सीक्रेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइवरी, स्लाइवरी अमाइलेज। अब आपने एक बार नोटिस किया होगा कि अगर जब आप च्यू करते हैं जैसे रोटी को, चपाती को, ठीक है, तो आपको पता है कि चपाती यानी कि रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, राइट। तो आप जब उसको बहुत ज़्यादा च्यू करते हैं तो क्या होता है, आपको एक पॉइंट के बाद वो थोड़ा सा स्वीट टेस्ट करने लगता है, राइट। क्यों स्वीट टेस्ट करता है, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या हुआ, सलाइवरी अमाइलेज की वजह से वहाँ पे ही उसका मतलब वो ब्रेक डाउन हो गया, और ब्रेक डाउन होके उसने क्या बना दिया, शुगर बना दिया, यानी कि वो वहीं पे हो गया। यानी कि ये होता है, इसका रोल है डाइजेशन ऑफ या फिर ब्रेक डाउन भी लिख सकते हो, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च का इनटू सिंपल शुगर, ठीक है। तो यहीं पे डाइजेशन हो जाता है, इसीलिए हम लोगों को क्या होता है, स्वीट टेस्ट आता है, फाइन। सेकेंड वाला, उसके बाद आता है पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो हमारे स्टमक में कहाँ पे पाया जाता है भाई, तो ये हमारे स्टमक में पाया जाता है, स्टमक में पेप्सिन पाया जाता है। और ये पेप्सिन क्या करता है, हेल्प करता है, इसका रोल है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। इससे जुड़ा हुआ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक्टिवेट होता है इन द एसिडिक मीडियम, यानी इसके एक्टिवेशन के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। बिना एसिडिक मीडियम के ये क्या होगा, एक्टिवेट नहीं होगा। इसीलिए हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है, फाइन। यहाँ तक चले, अब नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्या है, ट्रिप्सिन है। अब ये ट्रिप्सिन भी जो होता है ये बोथ कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, इनके लिए क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है। चलो फोर्थ पे आते हैं, उसके बाद होता है लाइपेज। अब देखो लाइपेज होता है, ये होता है फैट मॉलिक्यूल को क्या बनाता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल ये बनाता है, ठीक है। अब ये लाइपेज से रिलेटेड एक और बात समझ लो, लाइपेज जो होता है, जो बाइल जूस है, बाइल जूसेस हम लोग हमेशा पढ़े होंगे कि हमारा जो लिवर है, दैट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, उससे क्या, उसमें एक गॉल ब्लैडर होता है जहाँ पे क्या होता है, बाइल जूस जो है वो मतलब कलेक्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ से बाइल डक्ट के थ्रू हमारे इंटेस्टाइन में लाइपेज नाम मतलब वो बाइल जूस जो है वो आता है। बाइल जूस के आने की वजह से ये जो लाइपेज नाम का एंजाइम है ये एक्टिवेट हो जाता है, और ये एक्टिवेट होके क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल्स को या फैट ट्यूब्यूल्स को ये क्या करता है, फैटी एसिड बनाता है और ग्लिसरॉल बनाता है। अदरवाइज फैट जो होता है वो जनरली डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहा जाता है अगर फैट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे स्टार्ट होता है, तो स्टमक में स्टार्ट हो जाता है, राइट। फैट का डाइजेशन यहाँ से। तो आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर। तो सलाइवरी अमाइलेज का रोल है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, पेप्सिन जो है प्रोटीन को, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बोथ, लाइपेज जो है वो फैट को। आई होप इट इज क्लियर। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो ये तो डायग्राम से ही पता चल रहा है फिजिक्स का है, तो हम तो हाथ नहीं लगा रहे हैं। बुलाते हैं सृष्टि मैम को। तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, द अबव फिगर शोज फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ लेंस शोन बाय अ थिक लाइन। मतलब ये जो एक थिक लाइन है ये एक लेंस है, पता करना है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड, ये कौन सा लेंस है ये हमें पता करना है। तो अगर हम इस फिगर को अच्छे से एनालाइज करें तो हमें पता चल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये जो सेंटर पॉइंट होता है इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, राइट, ऑप्टिकल सेंटर। तो और ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में है, दिस इज 2F, दिस इज F2 एंड दिस इज 2F2, ओके। तो ऑब्जेक्ट मेरा ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच होता है तो जो इमेज बनता है वो कैसा इमेज बनता है, वो बनता है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड, यहाँ कौन से टाइप का लेंस यूज किया गया है। सो दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। देन व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर क्या है, ऑब्जेक्ट के पीछे अगर इमेज बन रहा है देन इट इज टाइप ऑफ वर्चुअल इमेज, राइट। तो इसका नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट। 2 मार्क का क्वेश्चन है इसीलिए हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे क्योंकि इसमें भी 3 पार्ट्स है, तो ये सब 2 मार्क में इंक्लूडेड है, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट देन वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। मतलब यहाँ पे आपको V दिया हुआ है और मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। V जो है, V का वैल्यू है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर और ये इस डायरेक्शन में है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो V इज नेगेटिव ऑफ 30 सेंटीमीटर और हम ये भी जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज डिस्टेंस इधर रहेगा तो नेगेटिव, आगे की तरफ रहेगा तो पॉजिटिव, ये हम साइन कन्वेंशन जानते हैं, ठीक है। तो V हो गया -30 एंड मैग्निफिकेशन दिया हुआ है ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी M इज 2। तो हमें पता है फॉर्मूला M इज इक्वल्स टू V/U होता है इन अ लेंस, और मिरर में क्या होता है, M इज इक्वल्स टू -V/U होता है। ये होता है मिरर के केस में, लेकिन लेंस के केस में M इज इक्वल्स टू V/U होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 2 इज इक्वल्स टू -30/U, इट मीन्स U इज इक्वल्स टू -30/2 यानी -15 सेंटीमीटर। तो वेयर इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, तो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अटेम्प्ट आइदर A और B, ठीक है। मतलब इसमें एक पार्ट ये A है और एक दूसरा पार्ट ये B है, दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है। हम यहाँ दोनों सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक सर्किट इन अ क्लोथ ड्रायर कंटेन 2 हीटर्स X एंड Y। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है क्लोथ ड्रायर का जिसमें 2 हीटर लगा हुआ है X और Y इन पैरेलल, ओके। सो द अबव फिगर शोज द सर्किट कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट, 230 वोल्ट दिया हुआ है पावर सप्लाई। When both the switches are closed, the current in X is 3.5 एम्पियर। जब ये दोनों स्विच क्लोज रहता है तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है ये है 3.5 एम्पियर। एनालाइज द सर्किट गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ओके। सो कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड इन हीटर X। X में कितना पावर डेवलप होगा ये बताना है। तो हमें इसमें थोड़ा कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि जब भी कोई रेसिस्टर या कोई भी हीटर है या कुछ भी चीज़, हीटर भी एक टाइप का क्या है, रेसिस्टेंस ही बताता है ना। तो कोई रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्शन होता है तो हमें पता है कि वोल्टेज उसमें सेम रहता है और करंट डिवाइड होता है, ठीक है। मतलब वोल्टेज अक्रॉस X भी होगा 230 वोल्ट और वोल्टेज अक्रॉस Y भी होगा 230 वोल्ट। तो यहाँ पे जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। वोल्टेज दिया हुआ है 230 वोल्ट और X के अलॉन्ग करंट दे दिया है 3.5 एम्पियर यानी I इज इक्वल्स टू 3.5 एम्पियर। हमें बताना है पावर इज इक्वल्स टू V इंटू I होता है, ठीक है। तो 230 इंटू 3.5 इसको सॉल्व करेंगे। 230 इंटू 3.5 इज 5 3 15, 5 2 10 और 11,
3 3 is 9, 3 2 is 6. So it is 805 watt. तो पावर अक्रॉस x क्या होगा? 805 watt. क्लियर है? तो सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ x इज डबल देन दैट ऑफ y. रेसिस्टेंस ऑफ x इज डबल देन दैट ऑफ y. ये गिवन कंडीशन है, तो y में कितना करंट फ्लो करेगा, हीटर y में कितना करंट फ्लो करेगा वो निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम आर एक्स का वैल्यू निकालते हैं. ओम्स लॉ से पता है हमको V इक्वल टू आई आर होता है, इसको हम x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं. तो आर एक्स हो जाएगा V अपॉन आई एक्स. V का वैल्यू है 230 और आई एक्स का वैल्यू है, यानी x के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज़ 3.5 एम्पियर. तो ये हो जाएगा ओम. इसको ऐसे ही रहने देते हैं फ्रैक्शन में. ठीक है, अब यहाँ से हम आर वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो आर वाई इज इक्वल्स टू आर एक्स बाई 2. ये गिवन कंडीशन से हो जाएगा. तो 230 बाई 3.5 इंटू 2 ये हो जाएगा. इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 115. ये हो जाएगा 1150 बाई 35. दिस इज 35. तो 5 7 से 35, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15. 230 बाई 7 इसको ऐसे ही रन देते हैं. तो आर वाई का वैल्यू आ गया है 230 बाई 7. हमें निकालना है करंट अलोंग वाई. वोल्टेज अलोंग वाई कितना है? 230 वोल्ट. राइट, वोल्टेज अलोंग वाई है 230 वोल्ट और रेजिस्टेंस पता चल गया, निकाल लिया 230 बाई 7. तो हम लोग फिर से ओम्स लॉ का ही यूज़ करेंगे. V इक्वल टू आई आर. ये y के अलोंग होगा, तो हमें आई y निकालना है, दैट इज़ V अपॉन आर वाई. V का वैल्यू है 230, यहाँ पे भी होगा 230 बाई 7, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 7 हो जाएगा. तो आई वाई आ गया मेरा 7 एम्पियर. मतलब करंट अलोंग y हो जाएगा 7 एम्पियर. ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो, इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, वो आइदर वाला क्वेश्चन था, या तो उसे बनाओ या तो इसे बनाओ. ठीक है, तो उसका नेक्स्ट पार्ट है और वाला क्वेश्चन है ये. दिस फिगर शोज 2 रेसिस्टर्स x एंड y जिसका वैल्यूज दिया हुआ है r एंड 2r कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी. एक बैटरी है, ये बैटरी, इसमें सीरीज में दोनों रेसिस्टेंस कनेक्टेड है. द पावर डिसिपेटेड फॉर द कॉम्बिनेशन इज P1. जब सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है तो पावर है P1. When these resistors are connected in parallel to the same battery, जब इसी रेसिस्टर को इसी बैटरी से पैरेलली कनेक्ट कर दे रहे हैं तो पावर है P2. ठीक है, तो वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ P1 बाई P2, मतलब P1 इज टू P2 निकालना है बेसिकली. तो इसको पहले सॉल्व करते हैं. When the resistors are connected in series. शॉर्टकट मत बनाना, कोशिश करना कि जितना अच्छे से लिख सको लिखो, ताकि कहीं भी मार्क्स कटने का चांस ना हो. ठीक है, तो जब रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होता है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है R1 प्लस R2. ये सीरीज का केस होता है, तो R प्लस 2R, ये है R प्लस 2R यानी 3R. और पावर का वैल्यू क्या पता है हमको? पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई होता है. ठीक है, एक और फॉर्मूला है पावर का, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R. ये भी फॉर्मूला होता है. तो देखो यहाँ पे करंट का तो कोई जिक्र नहीं किया गया, इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला को स्किप करेंगे. हम पावर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे V स्क्वायर अपॉन R. तो यहाँ से P1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? V तो सेम ही रहेगा दोनों के केसेस में, क्योंकि सेम बैटरी है, बैटरी तो चेंज नहीं किया गया. और इसमें R का वैल्यू कितना है? R यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जब सीरीज में कनेक्टेड है तो है 3R. इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. दूसरा है कि जब पैरेलली कनेक्टेड है, जब मेरा रेसिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम निकालते हैं पावर कितना होगा. पहले तो उससे पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना होगा. तो व्हेन द रेसिस्टेंस इज इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. इससे हो जाएगा 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन 2R.
राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2r हो जाएगा, ये 2 + 1 यानी 3/2r। ये 1/r इक्विवेलेंट का है, तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2r/3। ये हो गया तुम्हारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन द रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब यहाँ से पावर का सेम फॉर्मूला निकालेंगे, v² सेकेंड वाला r इक्विवेलेंट कितना आया है 2r/3, यानी यहाँ हो जाएगा 2r और इधर हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3v²/2r। अब हमें निकालना है P1/P2, तो P1/P2 हो जाएगा, P1 का वैल्यू है v²/3r, यहाँ लिख देंगे v²/3r बाई P2 है, तो इसको हम मल्टीप्लाइड रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, तो ये 2r/3v², v² कट हो गया, r कट हो गया, तो यहाँ क्या बचा 2/9, यानी P1/P2 है 2/9 और बोल सकते हैं 2:9। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो बायो का लग रहा है, तो मैम बताएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो 26th क्वेश्चन है, द कार्टून बिलो एड्रेसेस अ ग्रोइंग कंसर्न, व्हाट इम्पैक्ट विल द प्रोसेस शोन इन द इमेज हैव ऑन ह्यूमंस इफ दे ऑक्यूपाई द लास्ट ट्रॉफिक लेवल। देखो यहाँ पे एक जो कार्टून दिखाया गया है, इसमें एक कोई भी फार्मर है, वो क्या कर रहा है, पेस्टिसाइड स्प्रेड कर रहा है, तो ये हमको बताना है फॉर लास्ट ट्रॉपिक लेवल। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन, देखो इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि जो भी आपका मतलब ऐसे वेस्ट हैं एक तरह से जो डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं, वो अक्यूमुलेट होते जाते हैं टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम एट लास्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये हर ट्रॉपिक लेवल पे अपना एक्यूमुलेट होगा, तो लास्ट ट्रॉपिक लेवल में ये सबसे ज़्यादा होगा, और यहाँ पे लास्ट ट्रॉपिक लेवल में है कौन, ह्यूमंस हैं। ठीक है, तो पेस्टिसाइड्स क्या है, ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग हैं जो कि ऑब्वियसली केमिकल्स हैं, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा ही इंजोरियस हैं या फिर बहुत ज़्यादा ही हजार्डस हैं फॉर आवर हेल्थ, राइट। तो ये मैग्नीफाई मतलब ये अक्यूमुलेट होते 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 लास्ट टॉपिक लेवल यहाँ पे ह्यूमंस हैं, उनको सबसे मैक्सिमम मिलेगा हर हाल में। ठीक है, हर जगह पे। अब जैसे आप देख रहे हो कि ये पेस्टिसाइड्स फिर आगे जाके बन रहा है, तो सी पे जा रहा है या फिर ओशन है वहाँ जा रहा है, या कोई रिवर है वहाँ जा रहा है, वहाँ का पानी फिर हमको पीना है, तो इस टाइप से क्या हो रहा है, ये हमारे लिए क्या है। तो इसमें पूछा है कि द इमेज है व्हाट इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट विल बी हजार्डस। ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा ही पोल्यूटेड, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक होगा। क्यों ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा हम लोग को ही क्यों असर होगा, बिकॉज वी आर ऑन द टॉप ऑफ द ट्रॉपिक लेवल, यानी हम लोग सबसे लास्ट में। और बायोमैग्निफिकेशन का रूल कहता है कि जो लास्ट ट्रॉपिक लेवल में जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, दे आर गोइंग टू सफ़र अ लॉट, दे आर गोइंग टू सफ़र सबसे ज़्यादा, है ना। तो यही इसका आंसर होगा। और इसमें एक और वाला क्वेश्चन दिया हुआ था जो विजुअली इम्पार्टेड लोगों के लिए, जो भी उनके लिए है, तो क्वेश्चन एकदम सेम था, बस ये कार्टून ना देख के उनको डायरेक्ट लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया गया था। तो जो विजुअली प्रॉब्लमेटिक है उनके लिए भी ये चीज़ सेम आंसर होगा, आंसर विल बी द सेम, क्योंकि क्वेश्चन एकदम सेम था। ठीक है, चलो ओके। तो ये था सेक्शन ए और सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से इसको समझा होगा। कोई डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना क्या डाउट है, नोट डाउन भी किया ही होगा। नेक्स्ट जो आपका सेक्शंस बच रहे हैं उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोल्यूशन लेके आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।